नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित 8वें पाठ के रूप में संसार सागरस्य नायकाः नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत। एक माने एक, पदेन माने पद में अथवा शब्द में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए अथवा एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य माने किस, राज्यस्य माने राज्य के, भागेषु माने भाग में, गजधरः गजधर शब्दः शब्द प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। किस राज्य के भाग में आज भी गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? राजस्थानस्य। राजस्थानस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। राजस्थान राज्य के भाग में आज भी गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाणम, गज के परिमाणम माने नाप को, कह माने कौन, धारयति माने धारण करता है। गज के नाप को कौन नापता है, या गज के परिमाण को कौन धारण करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गजधरः। गजधर। गज परिमाणम गजधरः धारयति। गज के नाप को गजधर धारण करते हैं, अथवा गज के नाप को गजधर नापते हैं, या गज के नाप को नापने वाले को गजधर कहते हैं। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते अस्म। कार्य समाप्तो, कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, वेतनानि वेतन इत्यादि के, अतिरिच्य माने अतिरिक्त, गजधरेभ्यः माने गजधरों को, किम माने क्या, प्रदीयते माने प्रदान, अस्म माने किया जाता था। बेटा जी, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर अस्म शब्द का प्रयोग होता है वह वाक्य अपने आप में भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्य समाप्तो, कार्य के समाप्त हो जाने पर, कार्य की समाप्ति पर, वेतनानि वेतन इत्यादि के, अतिरिक्त माने अतिरिक्त, गजधरेभ्यः माने गजधरों को, सम्मानम प्रदीयते अस्म सम्मान प्रदान किया जाता था। यानी कार्य की समाप्ति हो जाने पर वेतन इत्यादि के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण ना समादृता भवन्ति। के माने कौन, शिल्पी रूपेण माने वास्तुकार के रूप में, समादृता माने आदर, न माने नहीं, भवन्ति माने प्राप्त करते थे। कौन वास्तुकार के रूप में या किन्हें शिल्पकार के रूप में आदर नहीं दिया जाता था। तो गजधराः शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति। गजधरों को वास्तुकार के रूप में आदर सम्मान नहीं मिलता था। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधो, अधः, अधः माने होता है नीचे, अलिखिता नाम माने लिखे हुए, प्रश्ना नाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर, लिखत माने लिखो। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर है,
तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते अस्म। तड़ागाः माने तालाब, कुत्र माने कहाँ, निर्मीयन्ते अस्म माने बनाए गए थे। तड़ागाः माने तालाब, कुत्र माने कहाँ, निर्मीयन्ते माने बनाए गए, अस्म माने थे। तो तालाब कहाँ बनाए गए थे? तो हमारा उत्तर है तड़ागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते अस्म। तड़ागाः माने तालाब, अशेषे, शेष माने बचा हुआ, अशेष माने जो बचा ही ना हो अर्थात संपूर्ण। तो तड़ागाः तालाब, अशेषे संपूर्ण, देशे देश में, निर्मीयन्ते अस्म बनाए गए थे। तालाब संपूर्ण देश में बनाए गए थे। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः माने गजधर, कस्मिन् माने किस, रूपे माने रूप में, परिचिताः माने परिचित थे या गजधर किस रूप में जाने जाते थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः गजधर, समाजस्य समाज की, गांभीर्यस्य गंभीरता के, मापकाः गंभीरता को, मापकाः माने नापने वाले, इत्यस्मिन् इस प्रकार के रूपे माने रूप में, परिचिताः माने जाने जाते थे। गजधर समाज की गंभीरता को नापने वाले इस प्रकार के रूप में जाने जाते थे। गजधराः किम कुर्वन्ति अस्म। गजधराः माने गजधर, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करते, अस्म माने थे। गजधराः किम कुर्वन्ति अस्म। गजधराः गजधर, किम कुर्वन्ति अस्म क्या करते थे। गजधराः गजधर योजनाम योजना को, प्रस्तुतवन्ति अस्म बनाते थे। गजधराः योजनानां प्रस्तुवन्ति अस्म। गजधर योजना नाम माने योजना को, प्रस्तुतवन्ति अस्म माने बनाते थे। भावी व्ययम, भावी माने आने वाले, व्ययम माने खर्च का, आकलयन्ति माने आकलन या अनुमान करते थे। गजधराः योजनां प्रस्तुतवन्ति अस्म। गजधर योजना को बनाते थे या योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम, भावी माने आने वाले, व्ययम माने खर्च का, आकलयन्ति माने आकलन, अस्म माने करते थे। भावी खर्च का, आने वाले खर्च का आकलन करते थे, अनुमान लगा लेते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति अस्म। उपकरण भारान माने होता है संसाधनों का, संग्रहणन्ति माने संग्रह, अस्म करते थे। संसाधनों का संग्रह करते थे अर्थात संसाधनों को इकट्ठा करते थे। तो जो गजधर थे वे योजना का निर्माण करते थे, आने वाले खर्च का आकलन करते थे और उपकरण अर्थात संसाधनों को इकट्ठा करते थे। के सम्माननीयाः, के माने कौन, सम्माननीयाः माने सम्मान को प्राप्त करते थे, कौन सम्माननीय हैं। गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्माननीय हैं। इसके बाद बेटा जी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकितानि, रेखा धन अंकितानि मतलब रेखा से अंकित, पदानि माने पदों पर, आधृत्य माने आधारित, प्रश्न निर्माणम माने प्रश्न का निर्माण, कुरुत माने कीजिए। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए।
अथवा रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। बेटा जी आपको पता है कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं और जब वही शब्द किसी सार्थक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द हमारा पद बन जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में यह निर्देश दिया गया है कि रेखांकितानि, रेखा से अंकित, पदानि माने पदों के अर्थात शब्दों के आधृत्य माने आधार पर प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कुरुत माने कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जी का खा गा घा अंगा इन की सभी पंक्तियों में जो है एक शब्द ऐसा है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। हमें उसी शब्द का ही सिर्फ उसी शब्द का ही प्रश्न वाचक शब्द के रूप में परिवर्तित करना है। तो सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति अस्म। सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा प्रबंधन का, दायित्व माने जिम्मेदारी, गजधराः माने गजधर, निभालयन्ति माने निभाते, अस्मि माने अस्म माने थे। यानी सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी गजधर ही निभाते थे। तब हमारा प्रश्न क्या होगा, हम प्रश्न बनाते समय संस्कृत के वाक्यों को सबसे पहले उसका हिंदी जानेंगे। जब हिंदी हम जान लेंगे तो हम उसको सबसे पहले हिंदी में ही परिवर्तित कर देंगे कि सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। इसका हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? तुम्हारा क्या प्रश्न बनेगा कि किसके दायित्व को, किसकी जिम्मेदारी को गजधर निभाते थे, यह हमारा हिंदी में प्रश्न बनेगा। फिर हम हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्य के आधार पर हम संस्कृत के प्रश्नों का निर्माण करेंगे। तो सुरक्षा प्रबंधस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य, क्योंकि जो सुरक्षा प्रबंधस्य है यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बेटा जी किम अर्थात कह शब्द अकारांत पुल्लिंग में हमारा शब्द रूप बनता है कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केसाम, कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वह क्या बनेगा, कस्य। कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति अस्म, अर्थात किसकी जिम्मेदारी को गजधर निभाते थे। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। असमर्था में था के ऊपर बेटा जी ऊर्ध्व वाला रा लगा है, जो रा ऊपर लगता है तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द असमर्थाः, यहाँ मिसप्रिंट है। तो तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां माने उनके, स्वामिनः माने मालिक, असमर्थाः माने असमर्थ, सन्ति माने हैं। किसके स्वामी असमर्थ हैं, हमारा प्रश्न यह बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत्तर, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। केषां माने किसके, स्वामिनः माने मालिक, असमर्थाः माने असमर्थ, सन्ति माने हैं। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्तो, काम के अर्थात कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, वेतनानि माने वेतन अर्थात सैलरी के, अतिरिक्त माने अतिरिक्त, सम्मानमपि सम्मान को भी, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। कार्य के समाप्ति होने पर वेतन इत्यादि के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य के समाप्त हो जाने पर किसके अतिरिक्त, कानि माने
किसके अतिरिक्त माने अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, सम्मान भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। गजधरः माने गजधर, सुंदरः माने सुंदर, शब्दः माने शब्द, अस्ति माने है। तो हमारा प्रश्न क्या बन जाएगा, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। कः माने कौन या क्या, क्या सुंदर शब्द है। तो गजधरः सुंदर शब्दः अस्ति। तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तड़ागाः माने तालाबों को, संसार सागराः संसार का सागर, कथ्यन्ते माने कहते हैं। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, के माने किन्हें, संसार सागराः माने संसार सागर के, संसार सागर, कथ्यन्ते माने कहा जाता है, किन्हें संसार सागर कहते हैं। इसके बाद बेटा जी इस तरह से हम लोगों ने यहाँ प्रश्न नंबर 3 में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना सीखा। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितेषु यथोपेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत। बेटा जी यहाँ पर नीले रंग से जो शब्द लिखे हैं यह आपके रिक्त स्थान है। यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी प्रस्तुत किया गया है। तो नीले रंग से जो भी पद यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द आपके उत्तर के रूप में प्रस्तुत है, आपको ऐसा समझना है। तो अधोलिखितेषु, अधो माने नीचे, लिखितेषु माने लिखे हुए, यथोपेक्षित जैसी आपसे उपेक्षा की जा रही है, मतलब यथापेक्षित, संधिम माने संधि करिए, विच्छेदम अथवा विच्छेद कीजिए। अर्थात कहने का मतलब यह है बेटा जी कि जिन शब्दों का विच्छेद हुआ है उन शब्दों का हमें संधि करना है, और जिन शब्दों की संधि है उन शब्दों का हमें विच्छेद करना है। विच्छेद मतलब अलग अलग करना है, असंधि मतलब मिला देना है। तो अद्य धन अपि, यहाँ पर हम देखेंगे कि दो शब्द हैं और दोनों शब्द होने के कारण क्या है, यह विच्छेद है। अद्य धन अपि, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी। और जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा, जब हम इसको संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, अद्यापि। इसी तरह से स्मरणार्थम शब्द है जो कि क्या है, संधि है। इस संधि शब्द स्मरणार्थम का हमें विच्छेद करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्मरण धन अर्थम, स्मरणार्थम। इसी तरह से फिर आप देखेंगे प्रश्न नंबर ग में इति धन अस्मिन, यह विच्छेद शब्द है, इस शब्द को हमें संधि कर देना है। तो इति धन अस्मिन बराबर इत्यस्मिन। इसी तरह से एतेष्वेव है, यह संधि पद है, हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एतेषु धन एव। इसी तरह से सहसा धन एव, यह विच्छेद शब्द है, मतलब अलग अलग शब्द है। जब हम इसको संधि करेंगे अर्थात जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सहसैव। इस तरह से हमारा यह रूप बन जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजूषातः माने होता है कोष्ठक में या बॉक्स में, बॉक्स से, मंजूषातः माने कोष्ठक से, समुचितानि माने समुचित, पदानि माने पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त माने खाली स्थान को, पूरयति माने पूरा कीजिए। कोष्ठक से समुचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे कोष्ठक में रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह, ये शब्द हैं। इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्राः
पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। अर्थात छात्राः माने विद्यार्थी, पुस्तकानि माने पुस्तकों को, गृहीत्वा माने लेकर के, विद्यालयम माने विद्यालय, गच्छन्ति माने जाते हैं। विद्यार्थी पुस्तकों को लेकर के विद्यालय जाते हैं। खा नंबर, मालाकारः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मालाकारः माने होता है माली। मालाकारः किसे कहते हैं? माली को। तो मालाकारः माली, पुष्पैः पुष्पों के द्वारा, मालाः माला का, रचयन्ति माने निर्माण करता है। यानी माली पुष्पों के द्वारा माला बनाता है। ग नंबर, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मम माने मेरे, मनसि माने मन में, एका माने एक, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, वर्तते माने है। मेरे मन में एक जानने की इच्छा है, या मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रैः माने मित्रों के, सह माने साथ, विद्यालयम माने विद्यालय, गच्छति माने जाता है। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। सहसा माने अचानक, बालिका माने बालिका या लड़की, तत्र माने वहाँ, अहसत माने हंसी। अचानक वहाँ लड़की हंसी, या अचानक वहाँ बालिका हंसी। इसके बाद बेटा जी प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में है पद निर्माणम कुरुत। पद माने पद का अर्थात शब्द का, निर्माणम माने निर्माण, कुरुत माने करिए। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जी, धातु प्रत्यय पदम, यानी धातु है, धातु कहते हैं बेटा जी क्रिया को, ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया है उसे ही संस्कृत में धातु बोलते हैं। और प्रत्येक विषय में आप पहले से भी परिचित हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, क्री माने करना, ह्री माने हरण करना, त्रि माने तैरना, ये धातु हैं। और इन धातुओं के साथ हमें तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा करने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे क्री धातु है, क्री माने करना, क्री धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तुमुन प्रत्यय में बेटा जी जो मा में उ है और ना में जो हलंत लगा है अर्थात उन, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। तो अंत में क्या बचता है? तुम शब्द। आप इतना जानिए कि अंत में तुम शब्द बचता है। तो तुमुल शब्द जहाँ भी लगाएंगे जिस भी धातु के साथ, उस धातु के अंत में तुम शब्द आता है। जैसे देखिए आप, कर तुम, हर तुम, तर तुम, तो अंत में क्या आ रहा है? तुम शब्द आ रहा है। तो क्री धातु में जब हम तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कर तुम। अर्थ क्या निकलेगा हमारा? करने के लिए। ह्री धातु में, ह्री माने हरण करना, ह्री धातु में जब हम तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर तुम, हरण करने के लिए। त्रि धातु में जब हम तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? तर तुम, अर्थात तैरने के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरा उदाहरण दिया है, नम धन कत्वा। यहाँ पर बेटा जी हमें पहले शब्द जो यहाँ पर यथा के रूप में अर्थात जैसे के रूप में या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है उसी के अनुसार ही हमें शब्दों का निर्माण करना है। तो नम धन कत्वा, कत्वा का मतलब होता है बेटा जी करके। कत्वा का अर्थ क्या होता है? करके। और तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। तो नम माने नमस्कार, गम माने जाना, त्यज माने छोड़ना,
भुज माने मतलब खाना अर्थात भोग करना। तो नम में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? नत्वा। नत्वा मतलब नमस्कार करके या लेकर। गम धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? गत्वा। त्यज धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? त्यक्त्वा। भुज धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भुक्त्वा। इसी तरह से बेटा जी हम आगे जो है आ गए आपका उपसर्ग धातु प्रत्यय, फिर पद। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है, धातु भी होती है और आपका प्रत्यय भी होता है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्या है? उपसर्ग, उसके बाद धातु, फिर आपका क्या है? प्रत्यय। फिर उपसर्ग धातु और प्रत्यय के मेल से जो बनता है वह आपका क्या है? पद। तो सबसे पहले हम उपसर्ग को जानेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्रिया के मूल को हम क्या कहते हैं? धातु। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपसर्ग पूर्वक गम धातु में लेप प्रत्यय से आपका क्या बना है? उपगम्य। बेटा जी यहाँ जो लप प्रत्यय है, लप प्रत्यय का सिर्फ या शेष बचता है, यारा लावा वाला या सिर्फ शेष बचता है। आधा ला और पा के नीचे जो हलंत लगा है अर्थात अर्ध व्यंजन पा, अर्थात ला और पा का लोप हो जाता है। तो आपका क्या बचता है? सिर्फ या बचता है। तो उपसर्ग पूर्वक गम धातु में जब हम लेप प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? उपगम्य। ठीक इसी तरह से सम उपसर्ग में पूर्वक पूज धातु में जब लेप प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? संपूज्य। इसी तरह से आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु में जब हम लेप प्रत्यय को जोड़ते हैं क्या बन जाता है हमारा? आनीय। ठीक इसी तरह से प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु में जब हम लेप प्रत्यय जोड़ते हैं क्या बन जाता है हमारा? प्रदाय। इस तरह से हमारा रूप बनता है। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठकेषु माने कोष्ठक में, दत्तेषु माने दिए हुए, शब्देषु माने शब्दों में, समुचिताम माने समुचित, विभक्ति माने विभक्तियों को, योजित्वा माने जोड़ करके, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थान की, पूरेत माने पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बेटा जी आप यहाँ देखेंगे कि कोष्ठक में विद्यालय, ग्राम, नगर और कापुरुष शब्द है। इसमें हमें विभक्तियों को जोड़ करके और इस वाक्य का निर्माण करना है। तो जैसा कि उदाहरण के रूप में है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम माने विद्यालय के, परितः माने चारों ओर, वृक्षाः माने वृक्ष, सन्ति माने हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम उभयतः, ग्रामम माने गांव के, उभयतः माने दोनों ओर, ग्रामाः माने गांव, सन्ति माने हैं। तो गांव के दोनों ओर गांव हैं। बेटा जी आपको बता दें अभितः, परितः, समया, निकषा, उभयतः, सर्वतः, धिक्, इन शब्दों के साथ सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे पहले शब्द में क्या है? परितः, इसलिए विद्यालय का क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति एकवचन में विद्यालयम। दूसरे शब्द में क्या है? उभयतः, इसलिए क्या बन जाता है जो है द्वितीय विभक्ति एकवचन में? ग्रामम। इसी तरह से तीसरे शब्द में क्या है? सर्वतः, इसलिए क्या बन जाता है नगर को द्वितीय विभक्ति एकवचन में? नगरम। इसी तरह से धिक शब्द है, दिक शब्द है, इसलिए कापुरुष को क्या बन जाता है द्वितीय विभक्ति एकवचन में? कापुरुषम। तो इस तरह से बेटा जी
ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं। नगरम नगर, सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर में सर्वतः माने चारों ओर अट्टालिकाएं होती हैं। धिक् कापुरुषम, कापुरुष माने कायर पुरुष को, धिक् माने धिक्कार है, कायर पुरुष को धिक्कार है। मृगाः मृगैः सह धावन्ति, मृगाः माने हिरन, मृगैः माने हिरनों के, सह माने साथ, धावन्ति माने दौड़ते हैं। तो बेटा जी आपको बता दें कि सह शब्द जहां भी आए, साधन हा बराबर सह, यह शब्द जहां भी आता है वहां सदैव आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मृगाः मृगैः सह धावन्ति, यहाँ पर सह शब्द आने के कारण जो मृग है उस मृग का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाता है, रूप मृगैः, क्योंकि सह शब्द किसी भी वाक्य में यदि प्रयोग किया जाता है तो उसका पूर्व पद सदैव तृतीया विभक्ति में ही होता है। तो मृगाः मृगैः सह धावन्ति। इसी तरह से बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, तो बालक लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तो बालकाभिः क्या है आपका, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसी तरह से पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र अर्थात बेटा पिता के साथ बाजार, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु माने शिशु अर्थात नवजात शिशु, मात्रा माने माता के, सह माने साथ, क्रीडति माने खेलता है। इस तरह से बेटा जी हम लोगों ने संसार सागरस्य नायकाः नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।